इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो ई निकालना है किसके लिए? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। अब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज स्फीयर के इनसाइड है, अंदर है। ये स्फीयर कंडक्टर नहीं हो सकता, याद रखना। कंडक्टिंग कोई भी अगर बॉडी कंडक्टर है, लोहा है, एल्यूमिनियम, कुछ भी कंडक्टर है, कंडक्टर का एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रुक सकता, रिपेल करके कहां पे आ जाएगा? बॉडी के सरफेस के ऊपर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि चार्ज इस बॉडी के अंदर हो और अंदर टिका रहे, तो वो कंडक्टर नहीं हो सकता, वो क्या होगा? नॉन कंडक्टर होगा, लिखा होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, तो कंडक्टर की कभी भी फोटो ऐसी दिखेगी नहीं आपको। और अगर आपने कंडक्टर ले भी लिया और एक ऐसा सॉलिड स्फीयर ले लिया जो अंदर से भरा हुआ है, मेटल से भरा हुआ है, और तुमने चार्ज अंदर दे भी दिया, चार्ज अंदर नहीं रहेगा, रिपेल कर करके कहां पर आ जाएगा? सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये कंडक्टर हुआ तो कंडक्टर का केस ऑटोमेटिकली ऐसा दिखेगा, अंदर चार्ज नहीं हो सकता। तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में सुनते ही आंसर 0 बोल देना। कोई अगर कहे ना कि कंडक्टर का मेटल का बना हुआ सॉलिड स्फीयर है या सिलेंडर है, उसके अंदर कितना चार्ज है, बोल देना अंदर चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज है। चार्ज कहां गया? सरफेस के ऊपर आएगा। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहेगा, तो कंडक्टर में हमेशा क्या यूज करेंगे? सिग्मा, चार्ज बाय एरिया। चाहे वो शेल है, चाहे वो सॉलिड स्फीयर है, बात एक ही है। ठीक हो गया। लेकिन नॉन कंडक्टर होगा तो फिर अंदर चार्ज रहेगा, तो क्या यूज करेंगे? रो, क्योंकि चार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से बना हुआ है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो दो चीजें कंडक्टर के अंदर 0 मार्क कर देनी है देखते ही। एक, कंडक्टर के अंदर चार्ज 0, इनसाइड 0, सरफेस पे होगा, अंदर नहीं होगा। और दूसरा, कंडक्टर के अंदर E0, चाहे वो खाली है चाहे वो भरा हुआ है, कोई चक्कर नहीं, कंडक्टर के अंदर ई नहीं होता। हम आने वाले टाइम में इसको स्टडी करेंगे। किसी भी कंडक्टर के अंदर ई एग्जिस्ट नहीं करता, बाहर ही होगा। हाँ, मैं एक रीजन दे सकता हूं इसका, बाहर क्यों होगा। कंडक्टर के अंदर चार्ज तो होगा नहीं, वो तो बाहर चला जाएगा। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कंडक्टर की पॉजिटिव से स्टार्ट होती हुई आगे चली जाएंगी ऐसे, तो अंदर तो होंगी नहीं, तो अंदर ई क्या होगा? 0। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होगा तो ई भी नहीं होगा। नॉन कंडक्टर में चार्ज भी होगा और ई भी होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, किसी भी कंडक्टर को मैंने क्यू चार्ज दिया, कहानियां डाले जाएगा, वो बोलेगा कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है, बोल देना 0। सुनने की जरूरत नहीं, कंडक्टर के अंदर चार्ज होता ही नहीं, कहां चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो अब ये कौन सा केस है? क्योंकि मैं डायग्राम में किसी भी स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज शो कर रहा हूं, ये कौन सा होगा? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम वाइज है। अगर इसका रेडियस बड़ा r है तो इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 बड़ा पाई बड़ा r का क्यूब। तो मैं क्या यूज करूंगा? सिग्मा नहीं, मैं क्या यूज करूंगा? रो। रो क्या है? कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है बॉडी के ऊपर, कितने वॉल्यूम के ऊपर है? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। कोई डाउट इसमें? ठीक, क्वेश्चन वही है। इस स्फीयर के बाहर ई निकालो, इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर ई निकालो, इस स्फीयर के अंदर ई निकालो। 3 केस है। तो केस नंबर 1 शुरू करें। केस नंबर 1, मैं कहां ई निकालना चाहता हूं? स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। करें स्टार्ट। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, इसमें रेडियस में घर जाके कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं स्लोली आराम से बोलूंगा ताकि आप ध्यान से सोच सको। ये आपका एक्चुअल स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, जिसमें एक्चुअल चार्ज है। तुम अपना हाथ लगाओगे ना, टच करोगे तो मेटल दिखेगा, नॉन कंडक्टर दिखेगा। इसका रेडियस क्या है? कैपिटल R है। चार्ज सारे का सारा इसके अंदर है। मेरे को ई कहां निकालना है? बाहर निकालना है। दैट इज स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो गॉस क्या कहता है? जहां पे ई निकालना है, टेक अ गॉसियन सरफेस। तो ये मैंने ले ली गॉसियन सरफेस ds। मैं गॉसियन सरफेस यहां भी ले सकता हूं, मैं यहां भी ले सकता हूं, मैं यहां भी ले सकता हूं, यहां भी, अंदर भी, बाहर भी, सभी गॉसियन को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? इमेजिनरी स्फीयर। तो क्या डॉटेड लाइन समझ में आ रहा है यहां तक? ये इमेजिनरी है, तुम हाथ लगाओगे तो हवा दिखेगी, कुछ ना है यहां पे, चार्ज भी नहीं, हवा ही हवा है।
वैक्यूम है, ठीक है। अगेन ds वेक्टर बाहर, E वेक्टर के लिए तुम +1 रखो, ++1 को रिपेल करेगा तो E वेक्टर बाहर की तरफ, E और ds में एंगल कितना 0, वही शेल वाला सेम केस है। नंबर 1, फ्लक्स किसका निकलेगा, इस ब्लैक कलर का एक्चुअल स्फीयर का कि गॉसियन का, गॉसियन का। पहले छोटा फ्लक्स निकलेगा फिर बड़ा निकलेगा, तो मेथड नंबर 1, इसका छोटा फ्लक्स क्या होगा, E ds cos 0, E ds cos 0। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन। अब ध्यान से, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो ds कहां पर है, रेड कलर में, ds 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 मिलाऊंगा तो एरिया क्या बनेगा, 4 पाई छोटा r स्क्वायर, बड़ा R नहीं छोटा r स्क्वायर, बड़ा R नहीं, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या चल रहा है, छोटा r। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है। तो फ्लक्स किसका निकलेगा, गॉसियन का, गॉसियन का रेडियस कितना है, छोटा r, तो एरिया भी कितना है, छोटा r। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है। अब ये बात जब गॉस को पता लगी, वो क्या बोलेगा कि बताओ मेरी गॉसियन सरफेस कहाँ है, ये रही। वो बोलेगा कि इसका फ्लक्स निकालने का इतना लंबा तरीका यूज क्यों कर रहे हो, बस ये बताओ ये रेड कलर की गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो कितना चार्ज है, ये देख रहे हो, ये काले रंग का चार्ज है, यहां तो चार्ज ही नहीं ना, ये काले रंग का चार्ज है। अब ये चार्ज क्यों इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इस रेड कलर की सरफेस के अंदर ये चार्ज है बस इतने इतने वॉल्यूम में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, रो, तो क्या यूज करेंगे, रो इनटू वॉल्यूम में क्या पुट करेंगे, 4/3 पाए बड़ा R क्यूब। अब छोटा r नहीं पुट करना। जब हमने फ्लक्स निकाला था फिर हमने छोटा r यूज किया था, क्योंकि जो एरिया था वो गॉसियन था। लेकिन जब गॉस ने कहा कि इस गॉसियन के अंदर कितना चार्ज है, तो यहां तो चार्ज है नहीं, यहां भी चार्ज है नहीं, चार्ज तो बस यही रहा इतना। तो इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे छोटा r कहां पे बड़ा, याद नहीं करना है, इसे समझना है। तो जब भी गॉसियन सरफेस लेंगे, फ्लक्स गॉसियन का लेंगे, तो रेडियस भी गॉसियन का लेंगे, एरिया भी गॉसियन का लेंगे, छोटा r। लेकिन जब गॉस ये बोलेगा कि इस गॉसियन के अंदर कितना चार्ज है, तो इतना चार्ज है, तो वॉल्यूम सिर्फ इतने पोर्शन का ही लेंगे। क्लियर है, ये स्टेप समझ में आ रहा है। अब फ्लक्स दो तरीके से निकल आया, पहला ये रहा, दूसरा गॉस थ्योरम है। इन दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेट करके 4 पाई से 4 पाई कैंसल, E की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। उसके बाद तो इक्वेट करके आंसर आ ही जाएगा। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है। अब अगर कोई कहे कि सरफेस के ऊपर E निकालो, तो कुछ नहीं करना, इस रिजल्ट में छोटे r की जगह बड़ा R स्क्वायर से R क्यूब कैंसल, नेक्स्ट फॉर्मूला। बात कम फॉर्मूला ज्यादा, +2 में बोला था मैंने आपको, इतनी सी बात होती नहीं फॉर्मूला, दूसरी बात होती नहीं फॉर्मूला, तीसरी बात में फिर फॉर्मूला। लो 2 फॉर्मूला। तीसरी बात सुन लो, अब मुझे E कहां निकालना है, सरफेस के अंदर। ये काले रंग का स्फीयर देख रहे हो, एक्चुअल स्फीयर है, मुझे E कहां निकालना है, अंदर, इनसाइड। तो गॉसियन सरफेस कहां ली जाएगी, स्फीयर के इनसाइड। देख रहे हो, इस बार ये गॉसियन इनसाइड है, और ये गॉसियन मिला के क्या बनेगा, अंदर का स्फीयर बनेगा। अब ये बाहर नहीं बनेगी गॉसियन सरफेस, अंदर बनेगी, क्योंकि आपको E कहां निकालना है, इनसाइड। जब आउटसाइड बोला था तो आउटसाइड बनेगी, जब इनसाइड बोल रहे हैं तो इनसाइड बनेगी, कोई डाउट इसमें। ये गॉसियन है, और फिर हमेशा की तरह E वेक्टर तो बाहर की तरफ है, ds भी बाहर की तरफ है, तो इसका लाल रंग को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो फ्लक्स किसका निकलेगा, रेड कलर की डॉटेड लाइन का निकलेगा। कैसे, E ds cos 0। टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में ds किसका, रेड कलर का गॉसियन का, जिसका रेडियस कितना है, छोटा r। तो यहां पर क्या पुट करेंगे, 4 पाई छोटा r स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लक्स किसका निकलेगा, गॉसियन का। गॉसियन की जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी है, छोटा r, तो एरिया कितना है, 4 पाई छोटा r स्क्वायर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है, ठीक है यहां तक। अब गॉस को ये बात पता लगेगी, गॉस क्या कहेगा, मेरी गॉसियन सरफेस लाओ कहां है, मैं निकालता हूं फ्लक्स। तो तुम कहोगे ये रही लाल रंग की गॉसियन सरफेस, वो कहेगा ठीक है, ये बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। मैंने कहा देख, ये रही तेरी गॉसियन, ये रहा तेरा चार्ज, बस इतना ही है। उसने कहा ये तो नहीं अंदर, मैं कहा नहीं, ये अंदर नहीं है, जो चार्ज बाहर गया तो गया, अंदर तो बस इतना ही है।
उसने कहा ठीक है, फिर अंदर का वॉल्यूम बोलो कितना है, अंदर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई छोटा r क्यूब। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि मुझे चार्ज किसका निकालना है, इस रेड कलर की गॉसियन के अंदर। रेड कलर की गॉसियन के अंदर ये शेडेड चार्ज है, शेडेड चार्ज का रेडियस कितना है, छोटा r है। तो मैं वॉल्यूम कितना लूंगा 4/3 पाई छोटा r क्यूब इंटू रो। ये स्टेप समझ में आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो इसके अंदर आप फ्लक्स को इक्वेट करो, 4 पाई से 4 पाई r स्क्वायर कैंसल, e की वैल्यू आ गई। तो मैं एक स्टेप में रिवाइज करवाता हूं। जब आपने फर्स्ट केस में e बाहर निकालना था तो आपने गॉसियन बाहर ली थी, ऐसे ही था, तो आपने बाहर ली थी। इसका फ्लक्स क्या था, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब जब गॉस थ्योरम लगाई थी तो गॉसियन के अंदर का चार्ज लिया था, गॉसियन के अंदर का चार्ज क्या है, ये रहा। तो वॉल्यूम क्या लिया, बड़ा R, सही है। लेकिन जब आपने इनसाइड E निकालने को कहा तो इनसाइड में एरिया तो वही लिया गॉसियन, लेकिन चार्ज में ये लिया, इसका वॉल्यूम कितना है, छोटा r। ये डिफरेंस है। चार्ज देखो किसका निकला। फिर देखो फर्स्ट केस में ये गॉसियन है, गॉसियन ने क्या बोला, गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, शेडेड के अंदर कितना चार्ज है, लाल रंग के अंदर कितना चार्ज है, ये पूरा चार्ज है, इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 बड़ा r क्यूब। लेकिन जब गॉसियन अंदर बनी तो गॉसियन के अंदर कितना चार्ज है, बस इतना चार्ज है, तो जिसका रेडियस कितना है, छोटा r। तो छोटे r के हिसाब से वॉल्यूम है, ये इंपॉर्टेंट है। तो गॉसियन के अंदर कितना चार्ज है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बस इक्वेट करके आंसर आ गया। तो अब हमने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग के बाहर स्मॉल r डिस्टेंस दूर E निकालना है, तो ये फॉर्मूला, सरफेस के ऊपर गए तो ये फॉर्मूला। इनसाइड E जीरो नहीं होता नॉन कंडक्टिंग में, कंडक्टर में जीरो होता है, नॉन कंडक्टर में ये होता है। 3 फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करते हैं, इसे यूज करने को आएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, सुन लो, इसमें रो डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो टोटल चार्ज इस पूरे स्फीयर में Q है, जो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तुम यहां पर रो की जगह Q बाय वॉल्यूम पुट कर सकते हो, और अगर तुम इसे सॉल्व करो, सब काट लो, आंसर वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो तुम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये भी लग जाएगा। और ऐसे अगर सरफेस के ऊपर हो तो रो की जगह Q बाय टोटल वॉल्यूम, सेम आंसर आएगा। क्यूब शेल वाला सेम केस है, शेल में और सॉलिड स्फीयर में सेम ही तो आंसर आ रहा है, लेकिन ये आंसर सेम नहीं है, ये आंसर सेम है। तो अगर तुम्हें न्यूमेरिकल रो की फॉर्म में देता है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर तुम्हें न्यूमेरिकल क्यू की फॉर्म में देता है तो ये लगेगा छोटे आर के हिसाब से। अगर तुम्हें रो की फॉर्म में देता है सरफेस के ऊपर तो ये फॉर्मूला, और अगर क्यू की फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला, और सॉलिड स्फीयर के अंदर तो एक ही फॉर्मूला है। तो तुम इसके अंदर एक चीज नोट करना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ऐसा है, सुन लो, अगर आप सॉलिड स्फीयर के इनसाइड हो, इनसाइड, तो ये केस है, इसमें E इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। चेक करो, E इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। और अगर आप आउटसाइड है, आउटसाइड, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर है। कंबाइन करें, अगर आप इनसाइड है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, और अगर आप आउटसाइड हैं तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मार्क करने को आएगा। शेल का और सॉलिड स्फीयर में E की वेरिएशन आती है, मार्क करने को। तुम फॉर्मूला बुकलेट ओपन करो, ये डायग्राम बनाओ। इस डायग्राम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये फॉर्मूला को एंटर करो।